एक दो चीज समझे फिर आगे बढ़ाएं। दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फिश। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? जो गिल्स वाला है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फिश। तो ये जो फिश है इसमें ये एक गिल सिस्टम होता है। ये चीज उठा भी सकती, उठ जाएगी, और यहाँ से जो पानी ये लेगी तो ये इसके मुंह से जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर इसका हार्ट का भी है, तो हार्ट से जो ब्लड आएगा वो कहाँ भेजा जाएगा? जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक तो ऐसा है और साथ में एक इसके पीछे बना हुआ है, यही तो सिस्टम तो है। इससे जाएगा यहाँ पर ब्लड, तो जिससे जाता है वो क्या होता है बोलो? क्या एट्रियम, और जिसमें आएगा वेंट्रिकल, या कोई वॉल्व होता होगा उसका नाम कुछ नहीं है। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा, यहाँ से इसका पूरा एक गिल का नेटवर्क, उसमें ब्लड जाएगा, भर जाएगा। एक में जाएगा तो 3 लेयर्ड भी होती है, 5 लेयर्ड भी होती है, 2 तरीके की फिश है। तो इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें चला जाएगा। यहाँ से लगातार पानी ले रही है, पानी ले करके जब पानी यहाँ से आ रहा है वाटर, तो उसमें से कुछ यहाँ से गैसेज और वाटर भी निकाल रही है। तो यहाँ गिव्स में एक्सचेंज ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर फिल है, तो ये जो ब्लड यहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? यही ब्लड यहाँ से आएगा। अच्छा, एक बात और है कि जो ब्लड इसमें गया है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। Now, this blood, whatever blood flows in fish, it is deoxygenated through her. अच्छा, ये बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसको पूरी बॉडी ही बॉडी पार्ट्स है, लेकिन मान लीजिए ये बॉडी है, तो बॉडी पार्ट से होकर कि ये फिर से इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी ब्लड आएगा वो अब डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, इसमें गिर गया। इसके बाद इसने पंप करके आर्टरी के थ्रू, ये आर्टरी है, यहाँ से इसको क्या कहेंगे जहाँ से ब्लड जाएगा, और ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। वेन से आया था और आर्टरी से गया, अब इसके बाद ये गिल्स में गया। ऐसा नहीं है कि ब्लू ब्लड होता है, गिल्स आपने देखा खूब रेड रेड होती है, नहीं देखा वीडियो? मतलब एक फिर भी और रेड हो जाएगा, रेड एंड मोर रेड, ये फर्क है। ऐसा तो नहीं तो कोई हम लोग वैम्पायर तो नहीं कि नीला खून बह रहा है, ऐसा होता है क्या? नीला नीला खून, ऐसा नहीं है। जब कुछ भी होता है बॉडी में, बस ये थोड़ा सा रेड कम हो जाए, इतना ही। अब ये देखिए, तो जो इसमें ब्लड जाएगा तो वहाँ से गिल्स से क्या ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व O2 तो उसमें मिलेगी ना। सो वॉट एवर O2 इज देयर, वो डिसॉल्व है, तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट आएगा, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट आने से वो ब्लड कैसा हो जाएगा? क्या रेड हो जाएगा? तो इसने प्रेशर से भेजा गिल्स में, लेकिन गिल का पाथ कंस्ट्रिक्टेड है, तो गिल का पाथ सकरा होने की वजह से क्या होगा? फिर इसी को रेड मान लो, तो ये रेड रेड ब्लड गया और ये पूरी बॉडी का, फिर यहाँ से फिर बस में आगे इस तरीके का सिस्टम होता है। अब हम लोग एक बार गिल और देख लें तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे होता होगा। Gills in fish. Are you please?
about the head of this fish, we'll be able to see its gills. Yeah, so wet and so they are the gills. What do you notice about? No. Next is, what does it mean by hypertension and why heart attack comes to? हाइपरटेंशन से क्या समझते हैं? हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, क्या ये दोनों बीमारी हैं? अगर हाई ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाए, हाई ब्लड प्रेशर, तो फिर क्या हो जाता है? फिर हार्ट, इट लीड्स टू हार्ट अटैक। किस चीज़ का? देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से मतलब पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो जाता है, कोई हाइपर हो जाता है, ठीक है। व्हाट लीड्स टू हार्ट अटैक? श्रेयांश बुक है, साइंस की बुक लाए हो? निकालो। चलो, तो हार्ट अटैक क्या होता है? देखिए, when that is upper limit of blood pressure goes beyond 120 mm of Hg, upper limit of blood pressure goes beyond 120 mm of Hg। ऐसा क्यों होता होगा? इट इज ड्यू टू जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी में कहीं कहीं ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा, इसकी वॉल्स में ऐसे कहीं कहीं ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाएगी। तो ट्राइग्लिसराइड ये एक तरीके का फैट है, बैड फैट। तुमको ये बात कभी बताएगी, जैसे ऐसा फैट जो भी होता है, आपको ये बात मालूम है कि C3H7COOH है कि नहीं? यही तो फैट होता है कि नहीं? ब्यूटायरिक एसिड बटर से बनता है। तो जो घी वाला फैट उसे बैड फैट कहते हैं, और एक तेल भी फैट है तो उसको गुड फैट कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्योंकि तेल हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो घी है या बटर है ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टरीज में अंदर जा कर के कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो आप चाहें तो इसे ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं या इसे कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। इनके ज़्यादा फार्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, 4th चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ कार्बन एंड कंपाउंड आने वाला है। अभी तो आप फैटी एसिड है, फैट। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि फैट में पानी डाल दो तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है एंजाइम्स के द्वारा। एंजाइम्स भी चाहिए, और साथ में जो हमने देखा था कि बाइल जूस है वो एक साबुनी, इसको बस ग्लोब्यूल्स में बदलता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। बड़े बड़े को छोटे में तो बदलना पड़ेगा ना एंजाइम के काम करेंगे, एक साथ तो नहीं कि घी में एंजाइम डाल दोगे। तो वो इमल्सिफाई कौन करता है? दैट इज बाइल जूस। बाइल जूस को ऐसा कोई एंजाइम करके ना माने, साबुन का पानी माने, इससे ज़्यादा कुछ ना माने। समझ आने की बात करें? तो अब इसके द्वारा ये किस में बदल जाएगा, बोलो दिव्या? दैट इज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जैसा कि आपने बताया। तो अब ये तो बात आपको पता चल गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में फैट तो खा लेते हैं, भाई घी ब्रेड बटर खा लिए, सब खा ले, पानी नहीं पी रहे हैं, पानी की कमी हो गई तो फैट ही रह जाता है। अगर जो व्यक्ति अमन की तरह पानी खूब पीता है तो ऐसे स्थिति में हेल्दी या ट्राइग्लिसराइड बनने की समस्या नहीं रहेगी। मान लीजिए पानी ना पिया जाए तो फैट हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जमता चला जाएगा। और अगर ये जो चीज़ है ये आर्टरी के अंदर अगर ऐसे जम गई तो तुमको ये बात मालूम है कि ब्लड फिर प्रेशर से भेजना पड़ेगा। तुम यही देख लो, कभी तुमने पानी दिया पौधों में आगे से दबा के रबड़ को तो दूर तक पानी जाता है। तो अगर तुम कभी भी किसी का रास्ता ब्लॉक कर दो तो क्या स्पीड ना बढ़ जाएगी? क्योंकि जो चीज़ पीछे से हार्ट से तो आगे जाना ही है। हार्ट ने जितना ब्लड भेज दिया वेंट्रिकल से तो वो तो जाना है ना, तो यहाँ ज़्यादा स्पीड होगी कि यहाँ बीच में, क्योंकि वो सब चीज़ यहाँ छोटे से रास्ते से निकलेगी। और तुमको ये बात मालूम है अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो क्या वहाँ पर चीज़ें लो हो जाएगी क्या? ये देखो, अगर मैं इनके बीच स्पीड ज़्यादा करूँ तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये पेपर अभी दूर है, देखना, यहीं रहते रहते मैं इनको चिपका सकता हूँ आगे पास। और
और पास करके जरा देखें, पास आ रहे हैं कि नहीं, जबकि मैं तो फूंक ही रहा हूं। ये चीज इवन दो बैलून के बीच में फूकों के पास आ जाएंगे। ऐसे भी रखा हो टीन शेड में, बहुत तेज हवा चले तो ये टीन शेड उड़ जाती है लो प्रेशर की वजह से, नीचे का हाई प्रेशर उड़ा ले जाता है। पंखे के सामने रख दूं तो इस पर बहुत तेज हवा चले उड़ जाएगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर उसे उड़ा देगा। ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तो पेपर नहीं उड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या देखा गया, इफ द ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल गेट डिपॉजिटेड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी, then blood flows at high pressure, then heart has to apply extra pressure, heart has to apply extra pressure, क्योंकि उसे उतना ब्लड तो बॉडी में भेजना है। रास्ता ब्लॉक हो गया तो क्या तो मार थोड़ी ना देगा शरीर को, जो ब्लड पीछे से आ रहा है उतना भेजना भी तो है, जा नहीं पा रहा है, आप पीछे से रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्टरी में सब जमा हो गया। तो इन दिस केस वॉट एवर एक्सेस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी is known as excess blood pressure। वो यहाँ पे होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये लो प्रेशर जोन है, समझना। यहाँ हाई नहीं है, जब तुम रबर दबाओगे तो पीछे का ट्यूब हाई है, वहाँ तो लो प्रेशर, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से व्हेन कोलेस्ट्रॉल गेट डिपॉजिटेड और ट्राइग्लिसराइड किसको कहते हैं की, so when upper get goes beyond, it is due to, ये किसकी वजह से बताइए, it is due to cholesterol और triglyceride get deposited, कहाँ जमा हो जाएगा अभिषेक, get deposited walls of, ठीक है, ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी, ठीक है, एंड हार्ट हैज टू अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर, एंड हार्ट हैज टू अप्लाई एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी, extra pressure. Then our systolic pressure goes beyond 120 mm of Hg. It is called high blood pressure. Then our systolic pressure goes beyond 120 mm of Hg. It is called हाई ब्लड प्रेशर। ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट पहले से बहुत मेहनत कर रहा है, और तुम सोचो कि चलो हम दौड़ लगाएं, हाई बीपी वाला क्या करेगा, बोलो हम भी थोड़ा दौड़ें, दूसरे दौड़ें, हम भी दौड़ें, हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खून पतला हो जाता है, समझाएं। अब कहोगे नमक से कैसे खून पतला हो जाए, भाई आप खुद ही सोचो, अगर किसी चीज़ में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो क्या बॉडी का पानी अंदर बढ़ेगा, नमक के खान, ये ऑस्मोसिस है। किसी चीज़ में अगर दूसरे पार्टिकल डाल दो तो वहाँ बाहर का पानी भी अंदर। आलू में ही देख लो, अगर आलू में तुमने स्कूपिंग कर ली और आलू को रख दो पानी के अंदर, तो बोलो एक आधा आलू काटो और उसके अंदर स्कूपिंग करो, और स्कूपिंग करने के बाद इसको कहाँ रख दो और इसमें नमक के पार्टिकल डाल दो। 9th का एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ इतना कर देने से बाहर का पानी इस स्कूप में जो तुमने निकाला ना, इसमें से अंदर तक काट के गहराई से निकाल लो चम्मच से, आधा आलू के अंदर पानी भर जाए, क्योंकि ऑस्मोसिस में। इसी तरह जब तुम नमक खाते हो तो आपकी बॉडी सेल्स फूल जाती हैं, उनमें पानी ज़्यादा भर जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा। इस प्रक्रिया को एडीमा कहते हैं, उनके बॉडी में सूजन ज़्यादा जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, इनको एडीमा। कोई भी बात हो वो आगे आप लोग पढ़ लेना, लेकिन कोई बोले तो समझ जाना कि यही कुछ हुआ है इनके साथ, ठीक है कि नहीं। तो हाई ब्लड प्रेशर वाला अगर नमक खाएगा तो क्या खून पतला हो जाएगा। खून पतला हो जाने पर क्या होता है, दैट इज इट इज कॉल्ड, इट इज व्हाट डज इट इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। अब दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, कि दैट इज कॉल्ड हाई प्रेशर। मान लीजिए वो व्यक्ति दौड़ रहा है, तो दौड़ने पे अब हार्ट को क्या करना पड़ेगा, क्या और तेजी से पंप होता है,
अगर वो हार्ट तेजी से पंप करेगा तो क्या यहाँ तेजी से ब्लड जाएगा? बोलो, तेजी से जाएगा सुजैन? अगर तेजी से जाएगा तो क्या यहाँ पर लो प्रेशर और लो प्रेशर हो जाएगा? ब्लड तेजी से पहले ही बह रहा हुआ, लो प्रेशर है, और ऐसे में अगर और तेजी से जाए तो क्या और लो प्रेशर जोन है? ऐसे में इसके चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये कोलैप्स कर गया तो क्या ब्लड जाएगा कि बंद हो जाएगा जाना? अब बंद हो जाएगा, अब हार्ट थोड़ी देर बैठ गया, बोला अब जा ही नहीं रहता, हम क्या करें, बैठ गए। लेकिन तब तक जब ब्लड नहीं जाएगा तो वो जो लो प्रेशर जोन है वो भी खत्म। जब तक स्पीड थी तब तक लो प्रेशर जोन था, ब्लड ही नहीं जाएगा वो तो कोलैप्स कर गई। अब मान लो तुम्हारे ये, अब जैसे मैं पेपर चिपक गया, अब हवा ही नहीं जाएगी, फिर वो रिस्टोर हो जाएगा, चिपका नहीं रहेगा। हवा जा रही थी तब तक लो था, पेपर के बीच हवा थी तब तक लो था, हवा ही ना जाए, ऊपर नीचे से निकल जाए तो फिर अपनी जगह आ जाए। ऐसे ही जब यहाँ पर हम दौड़ते हैं हाई बीपी में, तो यहाँ क्या होता है बताइए? हार्ट और पंप करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें तेज रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी चाहिए, ब्रीदिंग रेट भी हायर होना चाहिए। इवन मसल्स एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी में, हो जाती है कि नहीं? तो एनऑक्सी रेस्पिरेशन करने लगते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ये भी बात होती है कि नहीं? तो अब जब यहाँ तेज गया ब्लड तो मैन को क्या हुआ होगा? तेज ब्लड गया तो क्या हुआ होगा? कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि हाई स्पीड की वजह से और लो प्रेशर हो जाएगा। जब कोलैप्स हो गई, हार्ट बंद हो गया बीट करना, डप डप बंद हो गया। अब बंद होने के बाद जब इसमें ब्लड नहीं गया तो क्या खुल गई? अब खुल गई तो हार्ट फिर जाएगा, अरे ये तो खुल गई, भेजा, अब और तेजी से भेजा, लेकिन और तेजी से भेजने में उसने सोचा चलो तो खुल गई, सारा भेज दो एक बार में। जब उसने तेजी से भेजा, डक से बंद हो गई। तेजी वो तो बंद हो जाएंगे भाई, और तेजी से भेजोगे तो बंद नहीं हो जाएंगे। तो और खून भी पतला हो चुका है, पतला खून होने से क्या होता है बता? तुमने नमक खा लिया था, उसको तो और अच्छी तरह से भेज सकता है। एक एक गाढ़ा गाढ़ा खून, एक बिल्कुल फ्लूइड है, पतला सा। पतले में मोटर में पानी चलेगा कि चाशनी भर दोगे तो चलेगा? तो तुमने नमक भी खाया, पानी बॉडी का सब ब्लड में आ गया, ब्लड पतला हो गया और तेजी से भेजेगा। तेजी से भेजने का मतलब है खतरा। क्यों? क्योंकि वहाँ लो प्रेशर जोन इकट्ठा हो जाएगा। तो एक बार बंद हुआ, हार्ट ने काम करना शुरू किया, फिर खुल गया, फिर हार्ट ने भेजा, फिर बंद हुआ, डप 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 डप, खत्म बात, करते रहो काम। क्योंकि जैसे वो भेजना चाहता है वैसे ही स्पीड आ जाती है इस जगह पे, और स्पीड आने पे क्या होगा? लो प्रेशर जोन होगा। लो प्रेशर जोन होने से सुजैन क्या होगा? ये आर्टरी है, ये सब आर्टरी का खेल है। जब द आर्टरी गेट कोलैप्स, आर्टरी कोलैप्स हो जाएगी। 2-4 बार कोलैप्स हुई तो उसका रिदम ही बिगड़ गया, अब उसे पता ही नहीं चल रहा हम ऐसे चलें कि वैसे चलें। भाई उसका तो टिक 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 डप 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 ऐसा होता है कि नहीं? रिदमिक रिदम तो तुमने बिगाड़ दिया, तो अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। तो इस चीज़ को कहते हैं हार्ट फेल हो गया, उसने अपना रिदम ही छोड़ दिया। इस चीज़ को भी बोलो, बात समझ आ गई? अब जरा देखो कि इट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर व्हाट अकर्स? देखो इस चीज को, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर ना, अब जरा देखो, ये हमने बता दिया कोलेस्ट्रॉल क्या जमा हो जाएगा? मुझे लगता है कोलेस्टेरॉल होगा। जरा इसकी स्पेलिंग और देखो, और पी और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल लिखो, कोलेस्टेरॉल लिखा तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब क्या हुआ बताइए? तो प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरी, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होगा, एंड ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर एट द प्लेसेस ऑफ कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन जानते हो? सकरापन, संकरे सकरे रास्ते ना, कंस्ट्रिक्शन। तो चीजें भी तुम नहीं कहते थे, कंस्ट्रिक्ट हो गया, ये डायलेट हो गया, दोनों अपोजिट नहीं है। कंस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हो, वही कंस्ट्रिक्ट है, सकरापन। तो ये कौन सा पाथ है? बोलो प्लेसेस ऑफ कंस्ट्रिक्शन। देखिए, तो ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर इनको भी हटाया जा सकता है। इनमें क्या होता है कि बॉडी से या मुंह से या कहीं से, जहाँ पर हमारी आर्टरी के बीच में वायर डाल करके वहाँ पर उसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, छोटा छोटा वहाँ एक्सप्लोसिव रहता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो ऐसा हट जाता है।
सा भी तरीका। तो जैसे कई बार होता है कि कई तरीके की कार्डियोब्लास्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से इसे हटाया जाता है, वो सब तो उनका है। ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर तो उससे आर्टरी डैमेज नहीं होती? नहीं डैमेज, वो हट जाता है। ठीक, आर्टरी बहुत इलास्टिक है, 500-500 किलो उठा लेती 300 किलो। ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर एट द प्लेसेस ऑफ कंस्ट्रिक्शंस या नैरोअर प्लेसेस, ना बोलो कंस्ट्रक्शन, क्या बोलोगी? एट नैरो प्लेसेस, एट द प्लेसेस ऑफ कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, या जो नैरो प्लेसेस, ब्लड फ्लोज एट हाई स्पीड। ब्लड कैसा फ्लो करेगा? ब्लड फ्लोज एट हाई स्पीड। हाई स्पीड अच्छी चीज नहीं है। सो लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड, वहां पे लो प्रेशर जोन हो जाएगा। लो प्रेशर जोन होने से क्या होगा बताइए? आगे बोलो अगली लाइन अरविंद, फिर क्या हो जाएगा अगर यहाँ लो प्रेशर जोन हो गया? प्रेशर ऑफ कंस्ट्रिक्शन, और यहाँ पर जो ये देखो, ये आया ब्लड तो यहाँ ऐसे आया, ये भी आया, तो क्या यहाँ सकरा रास्ता नहीं है? तो ये सारा ब्लड आ रहा है और ज़्यादा पास पड़ जाती है, हाई स्पीड नहीं होगी, तो एट लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अगली लाइन बोलो अरविंद, क्या होगा? क्या कोलैप्स करेगा? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, आर्टरी में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा है, तो बहुत अच्छा महंगा शरीर भी ये घूम रहे हैं, बहुत कॉस्टली बॉडी है तुम्हारी, हैं? आर्टरी कोलैप्स हो जाएगी, इसके साथ तो रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है। सोने की नाउ दैट इज प्रेशर, इस पे क्या होगा बताइए? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया कि नहीं यहाँ पे? तो फिर क्या होगा? यहाँ पर भी क्रिएट हो गया। अगली लाइन क्या होगी? क्योंकि बाहर तो हाई प्रेशर है और अंदर लो प्रेशर, ऐसे में क्या होने वाला है? आर्टरी गेट कोलैप्स। सो आर्टरी गेट कोलैप्स्ड। जब आर्टरी कोलैप्स हो जाएगी तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? नाउ द ब्लड फ्लो स्टॉप्स, आर्टरी रीस्टोर्स इट्स शेप। ब्लड नहीं फ्लो करेगा, जब ब्लड नहीं फ्लो करेगा तो फिर से अंदर हाई प्रेशर हो जाएगा। ब्लड फ्लो होने से वो लो हुआ था, ब्लड ही ना फ्लो करे तो क्या हाई ना हो जाए? हाँ, जब यार ये बंद हो जाए तो ऐसे में क्या होगा बताइए? जब आर्टरी बंद हो जाएगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, और ऐसे में क्या स्थिति होगी कि ये जो आर्टरी थी जहां पर इसकी पोजीशन थी, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया था, तो वहां पर ये ब्लड अब नहीं फ्लो कर पा रहा, नहीं, तो क्या होगा बताइए? कोलैप्स। नाउ नो ब्लड फ्लोज, नो ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरी, एंड जो हार्ट है वो टेम्पररीली स्टॉप्स वर्किंग। तो नो ब्लड फ्लोज। अब जब ब्लड फ्लो नहीं होगा, ड्यू टू नो ब्लड फ्लो, देयर अगेन हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, है ना? ब्लड वेलोसिटी की वजह से लो प्रेशर था। ड्यू टू नो ब्लड फ्लो क्या होगा? नाउ दैट इज जो आर्टरी है ये रिस्टोर्स इट्स शेप, वैसे शेप हो जाएगी, रिस्टोर्स इट्स शेप। नाउ हार्ट पंप्स ब्लड विथ फुल विगर, अब पूरे जोश के साथ फिर से उसने जाने तो खुल गई। जिंदा रखने शरीर, जिंदा रहेगा शरीर तो वो भी जिंदा रहेगा। नाउ हार्ट पंप्स ब्लड अगेन, वो फिर से
ब्लड को पंप करेगा। द सेम थिंग हैपेंस अगेन, फिर से वही चीज होगी। जब फिर से करेगा तो क्या फिर से वो बंद नहीं हो जाएगी? द सेम थिंग हैपेंस अगेन। When this happens 2-3 times, then heart loses its rhythm. वो अपनी चाल ही भूल जाता है कि पूरी जिंदगी कैसे चले। तो फिर टेढ़ा मेरा डब डब कैसे चलेगा उससे समझ ही नहीं। हम चलें तो कैसे चलें, कब चलें कब ना चलें, यही तो फेल्योर है। तो दिस हैपेंस, तो क्या होता है ये, एंड हार्ट अगेन स्टॉप्स। When this happens again and again 2-3 times, then it leads to heart attack. That is, heart permanently stops. When this happens, 2-3 बार बंद हो गई तो क्या होगा, 2-3 times, then heart stops working. It is called इसी को हार्ट अटैक कहेंगे। Now, what is diabetes? Why it occurs? इतनी बात समझ आ गई? हार्ट के बारे में आपको समझ आ गई, इसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज डायबिटीज, हाउ इट अकर्स। तो हमारा ये जो है, ये जे शेप टाइप का क्या स्ट्रक्चर है, स्टमक, और इसके पीछे कौन है, तो ये अग्नाशय है, पैंक्रियास। पैंक्रियास में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ऐसे कुल्हड़ से बने हुए हैं, इसमें बहुत सारा जूस भरा हुआ है, बहुत सारे, जैसे हमारे टंग में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं नहीं। तो ये क्या करता है, जो हमारे खाने में लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन सब डालता है कि नहीं, खाने को बचा देता है। सो पैंक्रियास रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कैसे एंजाइम करता है, और साथ ही साथ पैंक्रियास रिलीज इंसुलिन, जो ब्लड में मिले, ऐसा कोई एंजाइम या ऐसा कोई हार्मोन जो ब्लड में मिले, समझ आ गया कि नहीं। तो ऐसी ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो अदर देन ब्लड मिले उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी भी ग्रंथि है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टंग आपकी कौन सी ग्लैंड है? जो टंग है वो हमारी कौन सी है, एक्सो, क्योंकि वो खाने में अपना सामान मिलाती है। समझ में आ गई बात। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन जो है स्क्रोटम्स में जो एनकेस्ड है, 2 टेस्टीज हैं, वो हमें हमारा डायरेक्टिव ग्रोथ भी दे रही हैं, ब्लड में मिला रही हैं, और साथ ही साथ वो स्पर्म्स भी बना रही हैं। तो वो एंडोक्राइन हुई, अमन की एक्सोक्राइन, दोनों में। और ऐसी कौन सी ग्लैंड है बॉडी में जो दोनों है? जैसा कि अमन हम लोगों को बता रहे हैं, सर अभी अभी आपने बताया इस अग्नाशय के बारे में, पैंक्रियास के बारे में, इट इज बोथ, क्योंकि ये अपने कुछ जूसेस अदर देन ब्लड मिला रही है, तो ये एक्सोक्राइन हुई, और कुछ ब्लड में भी मिला रही है, तो उसे क्या हुई, एंडोक्राइन। सो द ग्लैंड, देखो, द ग्लैंड which releases its hormones, एंजाइम्स ब्लड में नहीं मिलाए जाते अरविंद, द ग्लैंड which releases its hormone directly into blood is called, इस सेंटेंस को पूरा करिए अरविंद, इट इज कॉल्ड, बोलो, तुम ठीक नहीं बता पा रहे, नमन आप बोलो,
एंडोक्राइन ग्लैंड, उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो हमने आपको बता दिया, कुछ ग्लैंड बताइए। ऐसे आपके सर में भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आपकी ग्रोथ बढ़ा रही है, सही है। टेस्टिस आपका जेंडर डिसाइड कर रही, बॉडी को एक डिफरेंट शेप दे रही, डिफरेंशिएट कर रही है। और इसी तरीके से ये क्या है बताइए? पैंक्रियास। इसके एग्जाम्पल क्या है? टेस्टिस हो सकता है, ओवरी जो फीमेल को एक उनकी डिस्क्रिमिनेटेड बॉडी डिजाइन दे रही है, एंड साथ ही साथ पैंक्रियास भी हुआ क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ग्रोथ करने वाली ग्लैंड है, ठीक है कि नहीं? उस सर में कभी पढ़ा हो, छोटी क्लास में है, 7th में पढ़ाया है बच्चों, ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं। तुम्हें एंडोक्राइन समझ में आ गया, जो ब्लड में अपना करे सीक्रेट, और साथ में वो इफेक्ट कहाँ करती है? टारगेट ऑर्गन, जहाँ जरूरत वहाँ करेगी, सही है। ये पैंक्रियास सेक्रीट क्या करेगी बताओ? पैंक्रियास सेक्रीट इंसुलिन। ये जो चीजें बताएगी ये तुम्हारे मतलब की नहीं है, क्योंकि जस्ट ये हमने आपको जानकारी दी जिससे आगे। एंड द ग्लैंड विच सेक्रीट इट्स जूसेस, वहाँ हार्मोन न लिखना, ये एंजाइम्स लिख देना, यहाँ हार्मोन लिखना, वहाँ एंजाइम्स, ये जूसेस लिख देना। अदर देन ब्लड, अदर देन ब्लड है तो जूस डाले जाए, डाइजेस्टिव जूस है नहीं। सो द ग्लैंड which secrete its juices, juices भी लिख सकते हो या enzymes, other than blood, is called, अरविंद रिपीट, इसके आगे का सेंटेंस पूरा करो। जो ब्लड के अलावा अपने जूस डाले दूसरी जगहों पे, खून में ना डाले अपने जूस, और कहीं डाले जैसे खाने में डाले, उस ग्लैंड को क्या कहोगे? एक्सोक्राइन, एम में लगाइए, कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर ऐसा लगेगा तो आप इसे क्या कहा? एंडोक्राइन। दैट इज अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका स्राव रक्त में हो, रुधिर में हो, अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसे क्या कहेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि, जो बाहर करे तो बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब आपके भी चैप्टर में ना वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हट गया, लेकिन अदरवाइज इसका यूज बहुत था, लेकिन हटा दिया कोरोना काल में। चलो, तो इतना तो पता चल गया। पैंक्रियास इज ऑल्सो, पैंक्रियास भी हो सकता है, टंग भी हो सकती है। दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? दैट इज पैंक्रियास एंड टंग। अब ध्यान दीजिए, at the age of 40 and above, ज्यादातर होता है, so at the age of 45 पे ज्यादातर हो सकता है, at the age of 45 years, in many cases less insulin is secreted by insulin is secreted by pancreas। अब बोलो, अब यहाँ से सवाल शुरू है। तो पैंक्रियास अगर लेस इंसुलिन सेक्रीट करेगा तो मुझे ये बताओ, C6H12O6 है और 6O2 है, और क्या है? 6H2O है। तो यहाँ पर आ गई बात कि नहीं? यहाँ पर आपने देखा टूट जाता है, आप लोग नहीं लिखते, दिव्या लिखती है। इनके हर पेपर में तुम देख लेना इंसुलिन अवश्य लिखते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाया होगा किसी ने, ऐसे मामूली चीज नहीं है। तो ये तोड़ दिया जाता है, इट इज ब्रोकन डाउन। क्या होगा बताइए? इट इज ब्रोकन डाउन बाय इंसुलिन। और इंसुलिन किसने सेक्रेट किया? पैंक्रियास ने। कोई भी केमिकल तोड़ना है, चाहे आपकी बॉडी में कुछ भी हो, हमने देखा कैटाबोलिज्म, काटना, तोड़ना, तो वो सब कौन कराएगा? कोई ना कोई यहाँ पर हार्मोन, प्रोटीन ही होगा इसमें, प्रोटीन ही रिस्पॉन्स। प्रोटीन तो हार्मोनल भी होते हैं, एंजाइमल भी होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं? तो बताइए, जब ये टूट गया तो किसमें बदल गया? 6CO2 प्लस 12H2, और जो एनर्जी बनी सो बनी 38 ATP। इस तरीके से हो गया।
हमने क्या लिखा है, यदि इंसुलिन ही कम सेक्रीट हो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारे केजरीवाल के इंसुलिन नहीं सेक्रीट हो रहा, उनको इंजेक्शन दे दो कम से कम खाने के बाद, या पेंक्रियाज में लगा लें। वो इंजेक्शन लगाता है खाने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं, एयरफोर्स में बहुत सारे लोगों ने लिए घूमे रहते हैं ऐसे लगा तो खाना खाएंगे जिससे कि ग्लूकोज टूट तो जाए। ठीक है, तो ऐसे में अगर ग्लूकोज ना टूटे, तुमने खूब खा पी लिया, तुमने मान लो रोटी ही खा ली, रोटी भी तो ग्लूकोज ही बननी है। ये मत सोचो कि हमने शुगर नहीं खाई, अब डायबिटीज है तो शुगर, रोटी खा लोगे तो भी गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग एक एक रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। जो डायबिटिक पर्सन है 2 रोटी नहीं खा सकते हैं, 1 रोटी 1-1 घंटे के अंतर पे खाते हैं, ऐसा होता है। तो जो बॉडी में शुगर बन गई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो टूटेगा तो मोनोसैकेराइड में, मोनो शुगर में टूटेगा कि नहीं, तो वो शुगर सारी टूट नहीं रही है ब्लड में। तुम सोचो कि तुम्हारा जो शुगर है ना, वो अब जो तुम्हारा ब्लड है वो ब्लड नहीं रह गया, वो चाशनी बन गया, शुगर ही शुगर तैर रही, जलेबी तलो, इतनी गाढ़ा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? सोचो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेट, और कह दो शुगर ही शुगर तैरती रहे तो चाशनी नहीं बन जाएगी? उसकी डेंसिटी का सोचो कितनी गाढ़ी हो जाए। ऐसे ब्लड को गाढ़ा गाढ़ा ब्लड जाए चाशनी हट में, तो बेचारा पंप क्या करे क्या छोड़े। और ऐसे में वो चीज़ क्या पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जाएगी तो सेल उससे लेगी क्या, देगी क्या, जब वो चीज़ पतली ही नहीं है। तो जिसके डायबिटीज़ हो गया, उस जिसके शुगर हो गई, शुगर शरीर का दीमक है। सबसे पहले आंखों की रोशनी ले उसको, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही है, ब्लड काम नहीं कर रहा, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो उसको जीरोथर्मिया हो जाएगा, रात में नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे उसकी सारी और भी आंखों की बीमारी होंगी। उसके अलावा क्या होगा, शरीर का जो लालपन है, पेलनेस आ जाएगी, चक्कर आएगा, फेंटनेस आ जाएगी। इसके अलावा ऐसी स्थिति में जो हार्ट को बहुत मेहनत पड़ेगी, और मेहनत करने की वजह से उसको हाई बीपी भी हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसका डायबिटीज़ कब अंत होगा, जब उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, तब उसका डायबिटीज़ भी खत्म। क्या जो शुगर की टेबलेट्स है, तो शुगर की टेबलेट्स वो लोग सोचते हैं कि मान लीजिए कि चीज़ें वो मीठी खाना चाहते हैं। अब 2 चीज़ें हैं, मान लीजिए एक होता है कि रोटी खा ली जाए, और अगर शुगर के ही तुम सीधा इंटेक ले रहे हो तो हो सकता है ग्लूकोज का लेवल और बढ़ जाए। एक तो कंट्रोल करें, एक रोटी खाना है, ऐसे में शुगर सीधी ले लेना, तो ऐसे में वो शुगर फ्री चाय पिएंगे, शुगर की टेबलेट नहीं है। जैसे सैक्रीन होता है, सैक्रीन तुमने देखा कभी, पेप्सी का तुम्हारे आसपास दुकान हो या वहाँ फैक्ट्री में, इतना पार्टिकल डालते हैं ट्वीज़र से, और इतना पार्टिकल टैंक में डालेंगे, पूरा टैंक मीठा। जितनी आइसक्रीम की दुकान है उसमें शुगर नहीं डाला जाता है। सैक्रीन का एक दाना 2000 क्रिस्टल के बराबर है। और फिर इसी तरह से एसेक्रीन है, उसका एक दाना 10,000 के बराबर है। अगर तुमने जरा सा ज़्यादा डाल दिया मिलीग्राम, तो समझो तुम्हारी जो पेप्सी वो चाशनी बन के रहेगी, उसमें माइक्रोग्राम और मिलीग्राम देखते हैं, ऐसे नहीं मिला जाता, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट। जरा सा इधर उधर में तो खेल हो जाएगा, वो पेप्सी ही मीठी हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो इसी तरीके से शुगर फ्री जो चीज़ होती है वो लेते होंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कोई तुमसे पूछे डायबिटीज़, तो क्या बोलोगी? इफ़ द पैंक्रियाज रिलीजेस लेस इंसुलिन। ऐसे समय में जैसे हमारी 50 साल एज है, जब तुम लोग टेस्ट दे रहे होते तो हम ऐसे कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? या नहीं भी कर रहे होते हैं, आगे करेंगे 1-2 साल बाद, क्यों करेंगे? सो दैट पैंक्रियाज बिकम्स एक्टिव। बहुत लोगों को देखा होगा, तो पैंक्रियाज एक्टिव हो जाए, इट मे रिलीज सम मोर इंसुलिन एंड ब्लड बिकम्स थिनर, ये डाइलेटेड पतला हो जाए। बात समझ आ गई? अदरवाइज द ब्लड बिकम्स विस्कस, और ऐसे में वो अगर यूरिनेट करेगा तो वहाँ चीटे जब जहाँ लग रहा है तो समझो इस घर में किसी का डायबिटीज़ है, उसमें शुगर वहाँ भी जाएगा, इवन यूरिन तक में शुगर जा रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो कहाँ तक बात हो गई कि लेस इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। तो परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको डायबिटीज़ हो गया, शरीर का दीमक है। अब इंसुलिन बनना बंद हो गया शरीर में, अलग से दो, बहुत एहतियात करो। जब ज़्यादा शुगर होगी, आदमी टेम्पटेड हो जाता है खाने के लिए, 2 रोटी भी खा लेगा, अच्छा बना है, इतना कंट्रोल थोड़ी कोई कर पाएगा। इट अल्टीमेटली लीड्स टू दैट, धीरे धीरे बॉडी डिके होगी। इंसुलिन तो बनना चाहिए नहीं,
तो अभी तक कोई इलाज नहीं, बहुत सालों से तो हम देख रहे हैं, 20-30 सालों से, अभी आ ही नहीं पाए इलाज को। सो इट इज सेक्रीटेड बाय पैंक्रियास। लेस तो ऐसे में क्या होगा, देन शुगर लेवल। जब मैं शुगर लेवल कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज को ही तो शुगर बोला जाता है। शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस। सो द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अब ब्लड बिकम्स विस्कस, तो क्या ब्लड विस्कस होने की वजह से, गाढ़ा हो जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाधित होगा। पतला ना हो कि गाढ़ा गाढ़ा चीज बहे ड्रेनेज सिस्टम, तो अच्छा नहीं है ना। तो क्या होगा, देन ब्लड बिकम्स विस्कस, ये विस्कस हो गया है, एंड इट्स पंपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो पंपिंग है एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स स्लो। जब स्लो होगा तो जिसको डायबिटीज है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ब्लड कैरी नहीं कर पाना, सब कुछ गाढ़ा गाढ़ा हो गया, तो रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा। तो डायबिटीज पर्सन के सिम्टम क्या है, तो इसका द बॉडी फंक्शन में गेट अफेक्टेड, बॉडी फंक्शन में गेट अफेक्टेड। इससे बॉडी फंक्शन होगा कि इसके सिंड्रोम्स क्या हैं या सिम्टम्स आर दैट इज फ्रीक्वेंट या अर्ली एग्जॉस्शन, वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, पर्सन गेट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो जाएगा, फेस बिकम पेल, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, और भी सारी चीजें हो सकती हैं कि शुगर लेवल बढ़ने के बाद एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, आई साइड वीक हो जाएगी, वो तो इसके कॉन्सिक्वेंस है, आफ्टर इफेक्ट्स। डायबिटीज होने के बाद क्या होगा, डायबिटीज लीड्स टू ठीक है लॉस ऑफ आई साइट, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, क्योंकि ब्लड अब तेज पंप करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि फेंट हो जाएगा, अगर शरीर में ऑक्सीजन ना मिले तो शरीर में फिर क्या होगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा। सो लॉस ऑफ सेंसेशन, वो बैठेगा तो उसका पैर सुन्न हो जाएगा, नंबनेस, खून बह नहीं रहा, चाशनी बह रही है, बार बार आर्टरी चिपक गई, चाशनी बहाओगे तो क्या होगा, प्रेशर है ही नहीं पीछे से ब्लड में, हार्ट क्या चाशनी बहाने के लिए बना, नंबनेस, सुन्नपना, लॉस ऑफ सेंसेशन या नंबनेस, बॉडी का सो जाना, एंड मे लीड टू हार्ट अटैक। अब जरा देखिए, इतनी बात समझ आ गई डायबिटीज। व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर, हाउ इट इज डेंजरस, व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर। So diabetic persons should eat less quantity at frequency of 1 or 2 interval, and that person may take the injection of insulin। बात समझना कि ये भी इसका चीज है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स इसके कुछ नहीं है, नो प्रिवेंटिव मेजर्स, कि रोकथाम कर लें पहले से। तो अब इंसुलिन नहीं बन रहा तो कोई क्या करे, एक्सरसाइज ठीक ठीक करे तो शायद ना हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल ही इस चीज़ को रोक सकती है। और अगर इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल है, जो इडियट्स की नहीं होती है, वो पैथिक का मतलब बीमारी, इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल, इट लीड्स टू डायबिटीज। हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, योगा, यही इसका प्रिवेंटिव मेजर्स है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं। तो इस तरीके से डायबिटिक पर्सन्स, सो केयर क्या है, तो डायबिटिक पर्सन should eat
लेस फूड, ज़्यादा खाएगा तो फिर ज़्यादा ग्लूकोज बन जाएगा, तो वो भी तो अच्छा नहीं ना। एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, फ्रीक्वेंट। और दूसरी चीज, द पर्सन इफ रिक्वायर्ड, ज्यादा चक्कर वक्कर आए, सुन्नपन आए, लगे ग्लूकोज ज्यादा हो गया, वो तो पता ही चल जाता है, रेस्पिरेशन हो नहीं पा रहा, सोच समझ नहीं पा रहा है, कितनी पतली पतली नर्व्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें चाशनी थोड़ी बह सकती, सोच ही नहीं पाएगा ज्यादा। सो द पर्सन इफ नेसेसरी शुड टेक इंजेक्शंस। नहीं, ग्लूकॉन डी भी कुछ भी, शुगर लेवल कोई तो उसे कम करना है, उसकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है, ग्लूकॉन डी से कैसे होगा? करेले का जूस पीता है, करेले का जामुन का जूस पिएगा, शुगर कम हो जाए, उससे कम हो जाएगी। व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर? ठीक है, तो निम्न रक्तचाप क्या है और ये किस प्रकार से शरीर के लिए घातक है? एक उच्च रक्तचाप हमने बता दिया, ठीक है, और अब तीसरा क्या है? निम्न रक्तचाप। व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर? हाउ इट इज डेंजरस? जब बहुत बूढ़े आदमी होते हैं तो उनकी आर्टरी ढीली ढाली हो जाती है, शरीर ही लटक जाता है, आर्टरी का क्या है? ढीली ढाली पे हार्ट भेजेगा, इस पे प्रेशर ही नहीं बन पा रहा। एक आर्टरी बहुत पतली फाइन है और लूज हो जाए आर्टरी, तो ऐसे प्रेशर बन पाएगा? जब प्रेशर नहीं बन पाएगा तो क्या हर कैपिलरी में ब्लड जाएगा? प्रेशर से जाता है हर एक, इसके आगे तो कैपिलरी है ना, फाइन कैपिलरी, तो ब्लड नॉट रीचेस टू कैपिलरी एंड नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए 80 से कम हुआ, 60 या 70 पहुंच गया, तो आदमी चलता चलता रास्ते में गिर जाएगा। फ्रीक्वेंट फेंटेशन, लो ब्लड प्रेशर में ये, वो खूब नमक खाएगा कि पानी भर जाए हमारे खून में, जरा प्रेशर तो आए, वो नमक ऐसे ही चाटेगा। समझ रहे हो बात को? नमक खाने से क्या ऑस्मोसिस होगी? ऑस्मोसिस होगी तो यहाँ नमक खाए तो बाहर से क्या होगा? सेल के अंदर नमक पहुँचेगा तो बाहर से पानी जाएगा नहीं, जो शरीर का पानी है, तो ब्लड पतला हो जाएगा। अब पतला हो जाएगा तो जो भी है तुम्हारी, चलो ठीक है, वॉल्स बढ़ गई हैं, डायमीटर बढ़ गया है, तो अब तो पतला हो गया, अगर तो हार्ट कुछ भेज पाएगा कि नहीं भेज पाएगा? सो लो ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? द डायस्टोलिक प्रेशर फॉल्स बिलो 80 mm ऑफ Hg, ऐसा हो जाए, देन इट इज कॉल्ड लो ब्लड, वो 60 पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता किसी में कि उसकी अपर लिमिट जो है 120 से ऊपर, अगर पूरा सिस्टम ही नीचे गिरेगा, पूरा सिस्टम, जिसका हाई ब्लड प्रेशर पहुंच गया 120 से 150, तो उसका लो भी उतना ही खिसक जाएगा। हार्ट तो उतना ही है ना, पंपिंग तो उतनी है, तो उसकी रेंज उतनी रहेगी, पूरा शिफ्ट होगा स्लैब 150। तुम बोलो कितने का गैप है? 80 से 120 के बीच कितने का गैप है? तो जो हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम है, मान लीजिए 150 है, तो ये कितना हो जाएगा? उससे 110 है। और लो ब्लड प्रेशर मान लीजिए किसी का ये 60 पहुंच गया, तो ये 100 पहुंच जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो ये जो ब्लड प्रेशर रेंज है, ये किसके लिए? हाई बीपी के लिए या हाइपर टेंशन। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, तो जो सोचने की कंडीशन है, ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी में एड्रेनलिन है, मुकुट जैसा किडनी के ऊपर। हम इसी को थोड़ी देर पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम। तो इसके ऊपर ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? भाई तुमको थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि हाइपर टेंशन क्या होता है। हमने हाई बीपी भी बोला था, लेकिन हाइपर टेंशन भी बोला है। जब तुम किसी चीज़ की टेंशन करते हो, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आने वाला है, पास होंगे, क्या कुछ हो गया तो मम्मी को क्या बताएं। ये जो टेंशन है, इस चीज़ को किडनी के ऊपर रखा हुआ मुकुट पहचान लेता है, बोलता है लगता है बॉडी इमरजेंसी में है क्या। यानी हमारी बॉडी के जो सेंसर है या जो मेंटल कॉन्शियसनेस है, जो हमारी मानसिक चेतना के स्तर को हमारे किडनी के ऊपर रखे हुए ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये कौन से बताओ, ये पहचान लेते हैं।
और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे, ये जो एड्रीनलिन है, तो ये क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स कुछ ऐसे सिस्टम करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसा होने लगता है बताइए, पंप तेजी से होगा कि ये इमरजेंसी आ गई, जल्दी से इस सिचुएशन से निकलो, और बहुत सारा रेस्पिरेशन करो, कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब हम चिंता में कब होते हैं बताओ, और ऐसी स्थिति में जब हम टेंशन करेंगे तो क्या हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब हार्ट तेजी से पंप कर रहा है। तो कहीं भी अगर हमारी बॉडी में कंस्ट्रिक्शंस हैं तो क्या वहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और इट लीड्स टू और अदर पोजीशन पर हाई प्रेशर आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। हाइपर टेंशन लीड्स टू, ये बिल्कुल बॉडी भी केमिकली काम करती है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं शरीर में, हमारे सोचने समझने की क्षमताओं से भी इस पर प्रभाव पड़ना। ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग जो भी है इन सब सिचुएशन से, एंगरनेस हो या इसी तरह से टेंशन हो या हाइपर टेंशन हो, इसका हमारे हार्ट की कैपेसिटी पे सीधा प्रभाव, ठीक है कि नहीं। और जैसे कुछ लोग हैं सर फेल, मम्मी पूछे फेल हो गई, फेल ही तुम्हें, और लोग पास होके क्या उखाड़ लिए जो हम फेल होके नहीं उखाड़, हम भी वही है वो ऐसे बिंदास जी। कोई पूछे तो मम्मी और 2 पूड़ी बना देंगे, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, चलो आज पूड़ी खाते हैं। ये चीज़ होती है। हाइपर टेंशन है तो किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, हाइपर टेंशन समझ आ गई बात कि नहीं। सो इफ़ वी आर नॉट वरीड, नॉट हैविंग एंगरनेस, तो उससे हमारी बॉडी की कैपेसिटी है किसी चीज़ पर फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए तो इफ क्या होगा बताइए, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर falls below 80 mm Hg, then the pressure, blood pressure in artery does not flow proper, पूरी तरीके से नहीं फ्लो कर पाएगा। Also it does not reach, ये ठीक से कैपिलरी में भी नहीं फ्लो कर पाएगा, reach to capillary under pressure, and exchange of material and gases will not take place, ठीक है, अब हो ही नहीं पाएंगे ट्रांसपोर्ट, and exchange of मटेरियल्स, मटेरियल्स में न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, वाटर भी आते हैं, सॉल्ट्स भी आते हैं, तो मटेरियल एंड गैसेस विल नॉट टेक प्लेस, और ऑक्सीजन और इन सब का काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सो इसकी वजह से भी रेस्पिरेशन रेट गिरेगा। सो रेस्पिरेशन, वो आदमी थका थका महसूस होगा, रेट फॉल्स डाउन, ठीक है। सिंड्रोम इसके क्या है, सिंड्रोम का क्या मतलब है कि टायर्डनेस, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो शरीर पीला पड़ जाएगा, चेहरा पीला दिखेगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है ना, उसे ऑक्सीजन ही ना दो तो जहाँ जहाँ जाएगा बिना ऑक्सीजन के घूमेगा, क्या यही पीलापन नहीं है, दैट इज येलोनेस इन बॉडी, ठीक है नहीं। पीत रोग, येलोनेस इन बॉडी, और क्या होगा, दैट इज पेंटिंग, चक्कर आना, या लॉस ऑफ सेंसेशन, ये सारी वो उसको जो लो बीपी है उसे सड़क पे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सड़क पे भी गिर जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का नहीं रहता है, हाथ कहीं पड़ेगा टेढ़ा मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम लोगों ने देख लिया है कि हमारी बॉडी में एक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और दूसरा कौन सा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन है, तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या पड़ा बोलो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन। तो
एक है सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी भी लिख सकते हो, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ये लसीका तंत्र है, और ये रुधिर परिसंचरण तंत्र है। रुधिर तो रक्त को कहते हैं, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र सिस्टम का होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और तीसरा क्या होता है, क्या हार्ट, इसके यही 3 कंपोनेंट हैं। ब्लड के फिर से 4 कंपोनेंट हैं, ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट्स, ये सब तुमने देख लिया ना। ब्लड के भी तो कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है 4 क्या है, और इसके कितने हैं। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक ना। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आज की बुक में दिया हुआ है, पूछा भी जाता है, तो लेट अस सी दैट इज। और जो दूसरी तुम लोगों की रिफ्रेशर्स हैं उनमें बहुत डिटेल में दिया, तो इसका मतलब है कि आता है। तो अब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ओके ठीक है, बुक में भी दिया है, बुक में निकालो, आपने कहाँ लिखा है लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। सो लेट अस लर्न समथिंग अबाउट, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, इतना उतने से नहीं मतलब है, अगर कुछ भी दिया है। अब जरा तुम देखो कि गीता 700 श्लोक की है, लेकिन जब तुम इतनी बड़ी है, गुटका है पॉकेट में रखने की बुक, उसी का चाहे तुम राम सुखदास की टीका देखो, इतनी मोटी वाली, और भारत जो विश्व की कितनी भाषाओं में, 200 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है, जो उसकी टीकाएं लिखी गई हैं इतनी। तो अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में एक लाइन आ गई, यही भगवत गीता है, तो समझो उसको जो रिफ्रेशन है इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, लिम्फ ऐसा होता है, लिम्फ अच्छा ऐसा भी होता है, यही बुक दो मुझे, और वो फिर पूछा भी जाएगा। तुम्हारी बुक में कहीं से आ गया ना पॉलिनोमियल, तो समझो पॉलिनोमियल का फैब्रिक खोल के रख देंगे दूर से, जो तुम्हें जब तुम जाते हो ना आरडी शर्मा खरीदने, वो कुछ नहीं कर रहा है, तुम्हारी बुक से रिफर कर रहा है एक लाइन, उसको बढ़ा के बता। यही तो अरविंद करते हैं, क्यों तुम सब में सुपीरियर, यही रीजन। ये किसी लाइन को रीडिंग बिटवीन द लाइन कर देते हैं, उसके बीच में क्या, लाइन के भी बीच में पढ़ रहे हैं ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे बीच में आज अरविंद है, वरना सूरज ऐसे अंधेरों के बीच हो, नाम ही इनका अरविंद है। अब जरा देखिए, सो इसमें क्या क्या चीजें हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। इसमें लिम्फ कैपिलरीज है, क्या इसमें ब्लड कैपिलरीज थी? कुछ चीजें देखो तो तुमको पता चले लिम्फेटिक सिस्टम में कि हमारी बॉडी में now there is lymphatic system throughout body. तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये जो है आर्म पिट, यहाँ पर बहुत सारा क्या होगा कि हम लोग देखते हैं कि वेस्ट सब्सटेंस बाहर फेंका जाता है, पसीना भी बहुत आता है, यहाँ बहुत सारे लिम्फ नोड है। ऐसे क्या होते हैं जहाँ पर WBC बनाए जाते हैं, लेकिन WBC नहीं बोलेंगे, हमने पहले भी बताया था ना, बेसोफिल सीनोफिल कई नाम है कि नहीं WBC के, उसी में एक लिम्फोसाइट भी है, सही है। WBC हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है बताइए, जहाँ पर जनरेट होता है, इसको क्या कहते हैं बताइए, लिम्फ नोड। सो लिम्फ नोड जनरेट्स लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फ नोड जनरेट लिम्फोसाइट। और पूरी बॉडी में एक ऐसा नेटवर्क है कि जो पूरी बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कलेक्ट करता है, और वो लोग कलेक्ट करके कहाँ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी थाइस के बीच में भी बहुत पसीना आ जाएगा, तो यहाँ पर थाइस चलते हैं तो यहाँ पर मसल्स में क्या होगा, बहुत एक्सरसाइज होती है। जो हमारी ये फीमर है, ठीक है, अल्ना फीमर टिबियो फिबुला, तो ये जो फीमर बोन है इसमें बहुत प्रेशर पड़ता है। ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इसके ऊपर तुम अगर उल्टे खड़े हो जाओ तो 10 आदमियों को इस पर वजन दे सकते। 11th पेज पे सवाल भी है,
इसकी इलास्टिसिटी क्या है, हड्डी की बहुत ज़्यादा। और 10 आदमियों के वजन के बाद भी ये 0.1 mm ही छोटी होती है, इतनी इलास्टिक। सही है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे क्या है बताओ, क्या लिम्फ नोड्स हैं, और वो क्या पैदा करते होंगे, लिम्फोसाइट। यहाँ पर भी लिम्फ नोड्स हैं, तो ये हमारी बॉडी का जो भी बाहर से पैथोजेंस आते हैं क्या उनको मार देंगे। इसके अलावा भी जो यहाँ पर हमारे पास गाल ब्लैडर में ही बाइल डक्ट है। लीवर के अंदर गाल ब्लैडर है, इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि लीवर है, तो लीवर के अंदर इतना पोर्शन गाल ब्लैडर का है, ठीक है कि नहीं, जिसको कि पित्त की थैली कहते हैं। और उसके अंदर ही गाल ब्लैडर, जब तुम लिखते हो, तुमने लिखा नहीं था क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में, गाल ब्लैडर हैज बाइल डक्ट, ठीक है कि नहीं, और उसी डक्ट से, यहाँ से डक्ट से गिरा, उससे बाइल डक्ट तो छेद होता है, जिस गाल ब्लैडर रिलीजेस बाइल जूस व्हिच फॉल्स इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू डक्ट, एक छेद है, उसी को बाइल डक्ट कहते हैं। अब बाइल साबुन है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, तो हमारे गाल ब्लैडर में भी क्या बहुत सारे ऐसे पड़े हैं, और तुम कहोगे क्यों ना पड़े हों, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वो जो एंटीटॉक्सिन है, जो हमारे शरीर से जहर निकालता, बताओ वो कौन है, लीवर के जो 42 काम हैं, उनमें एक काम ये भी 42 आवर्स में कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो उसमें क्या, ऐसी स्थिति में पूरे लीवर में क्या लिम्फ नोड्स भरे नहीं रहेंगे, पूरे भरे, वो बात अलग है कि और जगह में, लेकिन लीवर तो इसीलिए बना ही है, लीवर में नहीं भरे रहेंगे तो कहाँ भरे रहेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स कहाँ पाए जा रहे हैं, लीवर ही तो हमारी बॉडी के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिया में बदल रहा है, एक्स्ट्रा तो नाइट्रोजन इसको किसमें बदल रहा है बताओ, यूरिया में बदल रहा है, फिर किडनी उसको फिल्टर कर देता है। So this is the liver which is having maximum number of lymph nodes. सही। So this is lymph node श्रेयांश, जो लीवर में, ठीक है, ये देखिए, this is lymph nodes। सबसे ज़्यादा कहाँ, लीवर में है, बाकी आम पेट में भी हैं, जो थाइज हैं वहाँ पर भी हैं, ये लीवर में है नहीं सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अब जरा देखो, तो पूरी बॉडी में एक हमने क्या बता दिया, लसिका तंत्र का पहला क्या है बताओ, लिम्फ नोड, सबसे बड़ा क्या है बताओ, लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड क्या क्रिएट करेंगे, जनरेट, बहुत अच्छी बात है, लिम्फो। लेकिन ये तो बताओ ना, ये लिम्फोसाइट बहेंगे किसके थ्रू, प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को हम प्लाज्मा ना कह के, जैसे लिम्फोसाइट को तुम WBC नहीं कह रहे हो, जानते भी हो कि WBC का ही एक प्रकार है, फिर भी उसी तरह से हम प्लाज्मा को प्लाज्मा ना कह के लिम्फ कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो ब्लड के बाहर आ गया वो क्या कहलाएगा, लसिका, दैट इज लिम्फ, क्या कहलाएगा। लेकिन वो लिम्फ बहेगा किसमें से, बहुत अच्छा, दैट इज लिम्फ वेसल। देख लो, ये सारे ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये क्या है, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल, ये सब क्या बोलो, लिम्फ नोड्स। इसी तरीके से ये सारी वेसल्स पूरी बॉडी से आकर, क्या ये हार्ट है, तो हार्ट जो ट्रायंगुलर होता है तो ट्रायंगुलर ही बना दो, और नीचे ऐसे बना दो, और थोड़ा सा ऐसे बना दो, सही है। ये सारे यहाँ से सारी वेसल्स आएंगी और यहाँ पर इसमें गिरेंगी, जैसे वीना कावा होता है ना, इंफीरियर और सुपीरियर, तो इसी तरीके से ये कॉलर बोन है, ये हड्डी होती है, इसको तुम फील कर सकते हो, कॉलर के नीचे एक हड्डी है, उसको क्या कहते हैं, कॉलर बोन के ठीक नीचे, ठीक है। तो कॉलर बोन के नीचे से यहाँ से एक सब क्लेवियन वेन आती है, कौन सी वेन, वीना कावा भी आती है, और एक कौन सी आएगी, सब, वो पूरी बॉडी से लिम्फ को, लिम्फ क्या है, ब्लड सबको भेज रहा है, ब्लड क्या लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स, फैटी एसिड्स, और क्या लेके जा रहा है,
ग्लूकोज लेके जा रहा है, एमिनो एसिड्स लेके जा रहा है, ग्लिसरॉल लेके जा रहा है, वाटर लेके जा रहा है, सॉल्ट्स लेके जा रहा है। तो वो कह रहा है ले लो हमसे फैटी एसिड्स ले लो, हमसे सॉल्ट्स ले लो, और सेल कह रहे हैं अरे पूरे दिन तो सोए हुए तुमसे क्या लें, हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है। तो ब्लड मान लो सेल ने नहीं लिया ब्लड से, ब्लड सबके पास जा रहा है ना, हर सेल के पास। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड होता है वो सब फैटी एसिड, प्रोटीन, सब एमिनो एसिड बाहर फेंक देता है। उसमें भी छोटे छोटे पोर होते हैं ब्लड्स में, लेकिन अगर वो बाहर इकट्ठा होते हैं तो क्या बॉडी में हमारे प्रोटीन एमिनो एसिड ना भर जाए? तो ये फर्ज बनता है वो जो उसने बाहर फेंका है कोई एक ऐसा सिस्टम उसको फिर से खींच के लाए और फिर से हार्ट में डाल दे, देखो ब्लड छोड़ के गया है और वो उसने लोगों को दिया नहीं है, वो फिर से आगे तुमसे और लेके जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ के गया, चलो तुम ले आए, बहुत अच्छा, बात समझ आ गई। तो वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स, आयंस आर रिलीज बाय द पोर्स ऑफ ब्लड, इट इज रिकलेक्टेड। कौन से कलेक्ट कर रहा है बताओ जरा देखें। तो इट इज रिकलेक्टेड बाय लिम्फेटिक सिस्टम। ये जरा देखें, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्लोज ट्यूब है, ये आगे भी बढ़ती रहेगी, ये ना सोचो कि ये यहीं तक है, लेकिन ब्लड में बहुत सारे आयंस और बहुत कुछ है, पार्टिकल्स। और ये कौन से होता है? ये एमिनो एसिड है, और क्या हो गया? फैट है, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, और भी कुछ हो सकता है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज भी हो सकता है। सो ऐसे में ये सेल है, सेल ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम हर थोड़ी देर में लेके आ जा रहे हो, पूरा दिन खाते ही रहते हो क्या? थोड़ी थोड़ी देर में कभी एमिनो एसिड, कभी फैटी एसिड, सब कुछ तो लेते ही आ रहे हो, खाना पीना बंद करो, इतना काम तो हम कर नहीं रहे, ब्लड ले हर सेल क्या? तो ये सेल ने नहीं लिया, तो जब सेल नहीं लेगा तो ये रिलीज कर देता है बाहर ही। तो बोलो ये पार्टिकल जब बाहर रिलीज हो गए, और बाहर रिलीज होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड है, तो वो जो फ्लूइड है वो सेल भी रिलीज कर रहा है। तुम क्या समझते हो सिर्फ ब्लड ही कर रहा है? सेल बहुत सारी डेब्रीज भी रिलीज करता है बाहर, जो उसके लिए वेस्टेज है। सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है और सेल के बाहर क्या है बोलो? पोटेशियम। और ये पोटेशियम और सोडियम का पंप कार्यरत है। तुम्हारी बॉडी की 80% एनर्जी सिर्फ इसी बात में लग जाती है कि बाहर का सोडियम अंदर नहीं लिया जाए और अंदर का पोटेशियम क्या कर दिया जाए? पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए कचरा है। जब भी किसी की किडनी काम नहीं करती उसको केले और ये सब्जी वब्जी खाने की सलाह नहीं जाती है, धो के उबाल के कि पोटेशियम, क्योंकि सेल ही नहीं ले रहा है पोटेशियम, सेल तो बाहर फेंक रहा है ना। जो चीज़ बाहर फेंक दी गई वो कचरा नहीं हुई। नमक वमक ठीक है, नमक में सोडियम होता है, अब कोयले में तो पोटेशियम का घर है। जिसको किडनी की बीमारी हो गई ना, या किडनी होती है कि नहीं फिल्टर करती, वो पोटेशियम नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके लिए पोटेशियम को बाहर फेंकना, सोडियम को कहाँ लेना? अंदर। इसमें हमारी बॉडी की 80% एनर्जी खर्च होती। ना मानो तो रात को खाना खा के सो जाओ, सुबह भूख लग जाएगी, देख लेना किसी दिन का, सुबह फिर खाना मांगो, कहाँ गई रात की एनर्जी? इसी सोडियम पोटेशियम पंप में तो खर्च हो जा रही। 20% एनर्जी से ही तुम खाना ढूंढने निकलते हो सुबह। 20% एनर्जी लाओ, कहाँ है मम्मी खाना? अच्छा एनर्जी बची, लो खाना लो। ढूंढ लेते हो कि नहीं? तुमको मालूम है यहाँ किचन है, ढूंढ लोगे खाना, या फ्रिज खोल लो। अब देखिए जो भी बात हो, वॉट एवर इज रिलीज्ड बाई सेल और बाई ब्लड, ठीक है, इट इज नोन एज लिम्फ। उसे क्या कहेंगे? इट इज कलरलेस फ्लूइड। और यहीं पर कौन बैठा है? एक इस तरीके से ओपन ट्यूब्यूल वाला सिस्टम, यही लिम्फ वेसल। इसे क्या कहेंगे? लिम्फ वेसल। क्या तुम ये सोचते हो कि ये जो यहाँ बाहर निकला है बहुत अच्छी चीज़ है क्या? कि इसमें बहुत खतरनाक पैथोजेंस भी हो सकते हैं, रोग कारक कीटाणु बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इसी में बीच इसमें नोड बने हुए हैं, वो नोड बनाए कि नहीं? क्यों बने बताओ? जिससे कि वो क्या कर सके बताइए? लिम्फ नोड से ये बहुत सारे ऐसे WBC नहीं दिखाते ऐसे, तो इन्हीं लिम्फ नोड से तो जनरेट होंगे कि नहीं? तो ये अंदर से इन सबको ले लेगा। जैसे खतरनाक कुलिया में पानी भर जाए तो मोटर लगा के सारा पानी खींच लो, ऐसा नहीं करते हो? यहाँ पे खतरनाक कुलिया में भर जाता है, अंडर पास से भर जाता है ना पानी, अंडर पास। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, टू मेक इट अगेन अंडर फ्लो या सर्कुलेशन लिम्फ वेसल की, ठीक है। अब इस चीज को हम समझे, चलो इस पे कुछ नोट्स लिखो। दैट इज ए सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स। जरा इस चीज को देखें,
कि what does it mean by lymphatic system? देखो, a system of tiny tubes, छोटी छोटी ट्यूब्स हों, तो इसमें अपना नंबर लिख के दे दो और नाम लिख के, तो हम ग्रुप में जोड़ देंगे, तो आज का जो भी वीडियो है इसकी लिंक और आज का PDF मिल जाएगा। ए सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स एंड फ्लूइड, टाइनी ट्यूब्स को मैं लिम्फ वेसल कह रहा हूं, एंड फ्लूइड दैट इज लिम्फ, तो ये क्या करेगी, विच puts extracellular fluid again into circulation, after cleaning it। ऐसा नहीं कि वो लुढ़का दे आपके हार्ट में, उनको क्लीन करके भेजेगा, पैथोजन है ना उनमें, आफ्टर क्लीनिंग इट is called lymphatic system। इसी को लसीका तंत्र कहते हैं। वास्तव में जो प्लाज्मा है ये बहुत लसलसा होता है, फिसलने वाला, इसीलिए इसे लसीका तंत्र कह दिया। समझ आ गई बात? So now that is called lymphatic system। It has 4 components। It has 4 components। कौन कौन से हैं बताइए? कि पहली चीज जो लिम्फ वेसल क्या क्या दिखाया है, लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट, लिम्फ है, 2 बार लिख दिया क्या, लिम्फ नोड, ठीक है, सब कुछ है। लिम्फ वेसल आर आइदर लार्जर वेसल, और क्या ये बाद में छोटी छोटी भी हो जाएंगी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी, ये सब छोटी तो है जो कहीं से इकट्ठे करे, फिर ये बड़ी नहीं हो जाएंगी। मान लो कहीं यहाँ से इकट्ठा किया, यहाँ से इकट्ठा किया, तो ये सब बड़ी हो जाएंगी बाद में, एक ही तो जाएगी लास्ट में, नहीं? तो ये लिम्फ कैपिलरी है, ये हेयर लाइन है, और ये लार्जर वाली हो जाएगी क्या, ये कैसी है बताइए? दैट इज लिम्फ कैपिलरी। और ये कैसी होगी बताइए? लार्जर लिम्फ वेसल। अब देखो वेसल बोल दो, नहीं तो तुम इसे वेन कह दो, यहाँ आर्टरी का कोई सिस्टम ही नहीं है, ये तो ओपन है, ये सिर्फ ले जा रही। और जब मैं कह रहा हूँ कि लार्ज लिम्फ वेसल, क्या तुम्हारे मन में तुरंत आ रहा है कि अरे यहाँ तो एनआरवी होना चाहिए, भैया यही तो तुम्हारे मन में आता है? नहीं, अगर ये वेन है तो इसमें क्या नॉन रिटर्न वाल्व होगा ही। सो लिम्फ वेसल क्या होता है? इट इज आइदर ओपन, लिम्फ कैपिलरी भी हो सकती है, और लिम्फ कैपिलरी का क्या फीचर होगा? जो लिम्फ कैपिलरी होगी ना, इट इज ओपन एट वन एंड। ये वो नहीं है कि पूरी कैपिलरी हो ना, कि आर्टरी से खुले और वेन में तब्दील हो, ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कैसी है बताओ? इट इज आइदर लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेन। जब मैं वेसल की बात कर रहा हूँ, आर्टरी नहीं है यहाँ पे, है ना, हार्ट से जाती भी है क्या लिम्फ की कोई वेसल? हार्ट में बस ये डाल देगी, इसका काम खत्म। पूरी बॉडी से लेके सिर्फ ये किस में डाल देगी? हार्ट जो भेजेगा वो तो किससे भेजेगा? आर्टरी से वो ब्लड को भेजेगा, लिम्फ को थोड़ी ना भेजेगा। तो इससे मैंने क्या कहा था बताओ? सब क्लेवियन वेन। तो मैंने बोला कि इट इज आइदर लिम्फ कैपिलरी which is open end one end and collects extracellular fluid released by cells and blood vessels। ठीक है? It is either lymph capillary which is open at one end and which collects extracellular fluid, extracellular fluid released by, किसके द्वारा? cells and blood।
इट इज हैविंग वेरी फाइन, बहुत पतली होती है, इट इज हैविंग स्मॉल हेयर लाइन्स, जो साइज होती है, हेयर लाइन थिक, उतनी पतली है। मैनी lymph capillaries get combined to form lymph vein। क्या बना देते हैं आगे देखो, वो ये वेन नहीं बन रही क्या? सो मैनी lymph capillaries combine to form lymph vein, ठीक है? lymph vein contains non-return valves, lymph vein contains non-return valves, वो वापस नहीं आ सकता है। and ultimately there are, अब इसी में क्या होगा वो अलग से हम देखेंगे lymph node के बारे में, which ultimately falls into right atrium by subclavian। ये राइट पे तो चलेगा, यहाँ हर्ट है ना, तो इसी में राइट एट्रियम में, which ultimately drains, वो कहाँ ड्रेन करेंगे इस सारे लिम्फ को, which ultimately drains this lymph, अंशु प्रिया सेंटेंस कंप्लीट करो, this ultimately drains lymph via नहीं ठीक से बोलो ताशी, drains this lymph आदि पे Takes this lymph into right atrium via lymph vessel. Lymph vessel. बोलो अभिषेक, It drains into right atrium via subclavian. वो बता दे। देश वहाँ लिखा है ना, देख के बोलना, बहुत ईमानदार बन रही हो, जब लिखा देख के बोलो ना, तुम तो केजरीवाल की तरह ईमानदार बनने लग गई, सही है? Which drains this lymph into right atrium via subclavian vein। तो ये बात हो गया। lymph vessels do not have any artery, आर्टरी का तो कोई काम ही नहीं ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुमको याद ना रहे तो अपने लिए लिखो, एमसीक्यू आ जाए फिर भूलना नहीं, ये ना सोचना कि हमें बतानी है, हमने तो बता दिया। आर्टरी तो हो नहीं सकती, चित्र से चीज़ें क्लियर हैं। अब जरा अगली चीज़ देख लीजिए, नेक्स्ट इज, आगे की चीज देखो, दैट इज लिम्फ वेसल, बता दिया, लिम्फ नोड एंड लिम्फोसाइट, lymphocyte are a kind of WBC which kills, जो कि पैथोजन को मारता है, पैथोजेंस, which kills पैथोजन, पैथोस प्लस जनरेटर, पैथो का मतलब रोगी, पैथोलॉजी जानते हो ना, पैथोस, और रोग को जनरेट कर दे, जो पैदा कर दे, उसको ये मार डालता, दैट इज रोग, डिसीज जनरेटर, पैदा करने वाले, दैट इज माइक्रोब्स, ये माइक्रोब को मार डालेगा क्या? सो इट इज ए काइंड ऑफ WBC विच किल्स, जो किसे किल करेगा? पैथोजन को, ठीक है, एंड किल कर देता है, विच किल्स पैथोजन एंड क्लीन्स, और किसे क्लीन करेगा? बोलो मैं, किसे क्लीन करेगा? इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? लिम्फ, इसके अंदर क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो कि प्लाज्मा ही है, लिम्फ, क्लीन्स लिम्फ
It is generated by, ये किसके द्वारा टिश्यू जनरेट होगा बोलो, बताओ। ये लिम्फोसाइट कौन जनरेट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फ नोड। आगे देखो लिम्फ क्या होता है। लिम्फ, इट इज ए प्लाज्मा लाइक फ्लूइड, it is plasma like fluid, ठीक है, जिसमें कि which contains protein molecules, fat, germs, fragments of dead cells, which contains प्रोटीन भी रहता है, देखो प्रोटीन, ये नहीं अमीनो एसिड में नहीं रहता, क्योंकि सब टूटी फूटी चीजें सब इसी में तो है। प्रोटीन, डेड सेल, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। फ्रैगमेंट्स, जम्स भी रहते हैं, एंड जम्स, उसको क्लीन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ इट इज कंपोज। वैसे लिम्फ का चित्र देखा जाए तो ये है, ये लिम्फ देख लो। क्या WBC नहीं लग रहा है? उस दिन WBC तुमको वहाँ दिखाया था, वो ऐसे ही तो है WBC, बिल्कुल वही चीज लग रही कि नहीं, जिसमें न्यूक्लियस अंदर था, सही है। सो इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ, इसमें ज्यादातर क्या है? पानी है। अब देखिए now what are the three functions of lymphatic system? functions देखो, functions of lymphatic system. It helps in removing waste products from body जो सेल के बाहर फ्लूइड है उनमें से क्या वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। इसके पास एक सिस्टम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल डेड फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़े होता है, डेड फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, इन सबको हटा देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? It puts extracellular fluid in circulation and takes part in the process of digestion. ये भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, यानी न्यूट्रिशन के काम में मदद करता है। तो उसको फिर से रख देता है, ठीक है। Also it, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, it produces antigen which kills pathogen. एंटीजन वो होते हैं जो इन पैथोजन को मारते हैं। इट प्रोड्यूसेस, वही तो लिम्फोसाइट पैदा करता है ना, तो श्रेयांश लाना आपका, इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। ये क्या पैदा कर रहा है? लिम्फोसाइट, जो कि एंटीजन है, और वो किसे मार देंगे? सो इट प्रोड्यूसेस एंटीजेंस which kills pathogens. इसका एक वीडियो देखें कैसे हमारी बॉडी में काम करता है।
लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड है। ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है। न्यूट्रिशन और